लेकिन जैसे तुम देखोगे या तो मेरा ये वाला हाथ दिखाई देगा या ये वाला हाथ दिखाई देगा। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल यूजिंग मैट्रिसेस। मुझे इसको वापस से सुपरपोजिशन स्टेट में लाना है, वापस लाना है राजन वीना को एक साथ। तो क्या करें? जब तक हम मेजर नहीं कर रहे, देयर आर क्लाउड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। एक्सपोनेंशियल स्पीड नहीं मिलती है कि ऐसा नहीं होगा इंस्टेंटली हमें वो भूसे में से एक तिनका ढूंढ के दे दिया। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। फाइनली जिस एल्गोरिदम के लिए वीडियो बनाई, अब पहुंचे जहां तक जाके इतनी प्रिपरेशन करने के बाद, विच इज डॉयच एल्गोरिदम। लेट्स गो। क्या हाल चाल है दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम एल्गोरिदम्स के बारे में, और एक ऐसी एल्गोरिदम जो सबसे पहली एल्गोरिदम भी थी, जो डेविड डॉयच ने हमारे सामने पेश की थी अपने एक रिमार्केबल पेपर में। आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, और ज्यादा चीजें मैं छुपाने नहीं वाला हूं। उसके पीछे की मैथमेटिक्स, उसके पीछे का जो सर्किट होता है हमारे पास, क्वांटम सर्किट, वो मैं शो करने वाला हूं और पूरा अनलेयर करने की कोशिश करेंगे। एक एक्स्ट्रा चीज मैंने डाली है, विच इज कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। मतलब जितना ज्यादा इसमें हम डीप जाएंगे, उतनी ज्यादा अच्छे से हमें एल्गोरिदम समझ आएगी, और एल्गोरिदम से जरूरत क्या पड़ती है, क्या लिमिटेशन होती है, क्या ऐसा होता है कि सच में क्वांटम कंप्यूटर एक एक्सपोनेंशियल स्पीड अप देता ही है हमें? इज इट ट्रू? वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि हम बात करते हैं क्लासिकल। बाय द वे, मैंने कोई कहानी इस बार प्रिपेयर नहीं करी, सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्लासिकल वर्सेस अगर मैं क्वांटम की बात करूं, तो मेन डिफरेंस कहां पे आता है? मेन डिफरेंस आता है फंडामेंटल लेवल पे। जब हम बेसिक बिल्कुल डीप लेवल पे चले जाते हैं ना, तो दोनों अलग अलग दुनिया है। अगर हम क्लासिकल में देखें तो वहां पे लॉजिक गेट्स होते हैं, फिजिकल चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूबिट्स होते हैं, जिन ऐसे ऐसे क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं जिनमें लेजर पल्सेस को भेजा जाता है उनको मैनिपुलेट करने के लिए, और उनकी जो मैनिपुलेशन होती है और उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम गेट बोलते हैं। यहां पे हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं, जैसे तुमने नोट गेट सुना होगा, या फिर तुमने और गेट सुना होगा, नोट गेट सुना होगा, एंड गेट सुना होगा, एक्सोर गेट, ये सारे के सारे सुने होंगे। लेकिन यहां पे फिजिकल गेट्स बना सकते हैं, और यहां पे हमें क्या करना होता है? एक्चुअल में गेट्स का मतलब यहां पे होता है ट्रांसफॉर्मेशंस। और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक्चुअल में होता क्या है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक क्वांटम पार्टिकल है, उसका लेटर से मेरा हाथ है, मेरा हाथ ऐसे भी मूव कर सकता है, ठीक है? ऐसे इस तरह से मैं वेव बना सकता हूं, और मैं इस तरह से भी वेव बना सकता हूं। बेस्ट एनालॉजी जो मुझे लगती है, मैं इस तरीके से वेव बना सकता हूं, मैं इस तरीके से वेव बना सकता हूं। मतलब अभी के लिए जब जब तुम इसको देख नहीं रहे हो मुझे, तो वेव ऐसे दोनों है एक साथ। लेकिन जैसे तुम देखोगे, या तो मेरा ये वाला हाथ दिखाई देगा या ये वाला हाथ दिखाई देगा। वैसे आई कैन बी ए डांसर ऑल्सो। मजेदार है यार ये तो, बट मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि होता क्या है कि जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, ये जो इसका बिहेवियर है, ये जो मेरे हाथों का बिहेवियर है, ये और ये वाला बिहेवियर, ये दोनों एक साथ सुपर पोजीशन में रह सकते हैं। लेट अस से ये वाली जो पोजीशन है, इसको मैं नाम दे देता हूं 0। ऐसा ऐसा फैंसी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वांटम लैंग्वेज हमें यूज करनी, बस इतने। इसको मैं राजन नाम दे सकता था, इसको मैं वीना नाम दे सकता था, और दोनों एक साथ ही रहते हैं जब तक मैं मेजर ना कर लूं। मेजरमेंट करते ही मुझे या तो राजन दिखेगा या वीना दिखेगी। मतलब वेव का ये वाला बिहेवियर दिखेगा या वे वाला बिहेवियर दिखेगा, बस इतना ही, ठीक है? तो मेरे पास एक स्टेट को मैं 0 नाम दे देता हूं, एक स्टेट को मैं 1 नाम दे देता हूं, बस इतना समझते हैं अभी के लिए, ठीक है? बढ़िया। और एक्चुअल में होता क्या है, क्या कितने % प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टेट मुझे मिलने वाली है या ये स्टेट मुझे मिलने वाली है? अब मैंने अभी अभी बताया कि ये चीजें जो होती है ना, कंप्लीटली रैंडम होती हैं, कि मेरे को मेजरमेंट करने के बाद क्या मिलने वाला है एज एन आउटकम, वो एकदम रैंडम है। लेकिन हालांकि आउटकम इज कंप्लीटली रैंडम, और ये एक्चुअल रैंडम चीज है, सूडो रैंडम नहीं है। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स नंबर जनरेट करते हैं वो सूडो रैंडम होता है। एक्चुअल रैंडम, जिसे ट्रू रैंडमनेस बोलते हैं, वो होते हैं क्वांटम लेवल पे, क्योंकि क्वांटम रूल्स पे तो बेस्ड है क्वांटम कंप्यूटर्स। तो ये जो आउटकम होगी, आउटकम इज प्योरली रैंडम। लेकिन अब सोच के देखो, अभी तो मैंने 2 ही स्टेट्स की बात की है। अगर ऐसे ही मान लो 2 पार्टिकल होते, तो
तो दो पार्टिकल की क्या क्या स्टेट हो सकती थी? 0 0, मतलब एक तुम भी अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, और मैं भी अपने हाथ को ऐसे कर रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है जब तुम्हारी मेजरमेंट हुई, मेरी मेजरमेंट हुई, दोनों के हाथ ये वाले मेजर हुए, तो 0 0 स्टेट बोल दिया। या ऐसा हो सकता है मेरा ये वाला मेजर हुआ हाथ, तुम्हारा ये वाला मेजर हो गया, तो 0 1 स्टेट हो सकती है। एक 1 0 स्टेटमेंट हो सकती है, 1 1 स्टेट हो सकती है। दीज आर दी 4 पॉसिबिलिटीज। लेकिन बस क्वांटम की दुनिया में और ये क्लासिकल की दुनिया में फर्क पता क्या होता है? यहां पे भी ऐसे ही है। एक अगर बिट होता, यहाँ पे क्यू बिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्वांटम बिट्स के बारे में बात हो रही है। डिफरेंस क्या है मेनली, कि अगर यहाँ पे एक बिट होता तो उसके दो स्टेट्स हो सकते हैं, 0 या फिर 1। एक समय पे एक, ये तुम देख लो जाके, तुम्हें दिखाई देगा या तो स्विच चल रहा है या बंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बंद था, अभी चल गया, तो एक देख पा रहे हो ना इसको, ये तो हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहां पे आएंगे तो यहां पे क्यूबिट होता है। क्यूबिट का मतलब है 0 और 1 हमारे देखने से पहले दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारी मेजरमेंट के कारण वो एक स्टेट में आके कोलैप्स हो जाता है। स्टेट मतलब किस तरीके से वो मूव कर रहा है, बस अभी के लिए इतना जान लेते हैं। हाँ, यहां पे भी होता है, अगर दो पार्टिकल हो जाएं तो 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 0 1 1। 4 स्टेट्स हो गए, जस्ट नाम है स्टेट्स, तो कुछ भी नाम रख सकते थे। ऐसे ही अगर मुझे एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी एक स्टेट 0 को मैं यहां लिख देता हूं, 1 को मैं यहां लिख देता हूं। क्या हमें पक्का पता है कि कौन सी स्टेट आएगी? क्या पक्का बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि एग्जैक्ट मतलब प्योरली रैंडम चीज होने वाली है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने जो क्यूबिट है उसको एक सुपरपोजिशन स्टेट में इस तरीके से डाल सकते हैं, सच दैट उसकी स्टेट ऐसे हो, 1/√2 0, 1/√2 1। ये जो सामने, ये जो 0 के आगे लिखा होता है ना, इसका अगर हम कभी भी स्क्वायर कर देंगे तो इससे हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमें 0 स्टेट मिलेगी, 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमें 1 मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहता हूं जिसका आंसर है 0। मुझे और कोई आंसर नहीं चाहिए, मेरे को 0 आंसर चाहिए। वहीं पे क्वांटम एल्गोरिथम्स काम में आते हैं, वहीं पे जीनियस लेवल का काम आता है। कि मतलब हमें करना क्या है, मेरे पास है एक क्यूबिट फॉर एग्जांपल, अभी के लिए मुझे इस पे कुछ ऑपरेशंस को अप्लाई करना होगा। बाय द वे, मैं इसको लीनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में भी लिख सकता हूं। इस 0 को लिख देते हैं 1 0 और इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0 1। ऐसे मैंने इसको स्टेट बना दिया। ऐसे ही मैं अगर 0 0 होगा उनको भी मतलब इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 है तो मैं उसको लिख सकता हूं 0। ये जो हमारे पास बीच में जो क्रॉस का साइन है, दिस क्रॉस इज टेंसर प्रोडक्ट। अभी के लिए जानने की जरूरत है, सिंपल भाषा में भी समझ लो कि हम स्टेट्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं, दो पार्टिकल की बात कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑपरेशन। ठीक है, इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। अगर इसको मैथमेटिक्स इसकी मैथमेटिक्स को जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो वीडियो मैं हर वीडियो के साथ मतलब पेस्ट लिंक कर सकता हूं कि भाई वो मैंने जो वीडियो बना दी ना, वो एक ऐसी वीडियो है जिसको भी इस फील्ड में एंटर करना, वो 2 घंटे भाई लगा के आ जाए और मजा आ जाएगा। स्टार्टिंग से एंड तक एनर्जी अगर आप ऐसे जाएगा, बढ़ती जाएगी एनर्जी, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट होती गई जब मैं वो सिखा रहा था, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 this 1 0 which can also be written as 1 0। यहां पे हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ 1 0, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये अपने पास बन जाएगा 1 0, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 0 0 स्टेट को, 0 0 को। इसका मतलब है हम यहां से ये समझे कि जो क्यूबिट की स्टेट होती है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स ऑल्सो। अब मैट्रिक्स में मैंने पूरी के पूरी 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग, एक अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए बना रखी है। तो उसमें मैंने बताया था, पूरा पूरा डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके बता रखा है कि जब भी हमें मैट्रिक्स की इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, फॉर एग्जांपल अभी तो एरो बीच में है, मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है या तो मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं या इसको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं। कैसे कर सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन? दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हम ऑपरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन की तरह यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन कोई रैंडम मैट्रिक्स नहीं आ रहा,
ऐसा नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 50% प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी, टोटल 100% प्रोबेबिलिटी होती है। इसका मतलब अगर कोई भी स्टेट ऐसे लिखी जा रही है तो इसके आगे के जो अल्फा बीटा होते हैं वो ऐसे लिखे जा सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हालांकि आज की पूरे के पूरे जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसके अंदर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं लेके आने वाला हूं, बट हो सकते हैं इसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो इंफॉर्मेशन छुपाई जा सकती हैं। या तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब दो इंफॉर्मेशन छुपाई जा सकती है, एक एम्पलीट्यूड और दूसरा फेज। क्या होती है चीजें? इस वीडियो में कुछ लॉस नहीं होगा अगर नहीं भी जानते तो, जीरो लॉस होगा इस वीडियो के लिए, ठीक है, बढ़िया। तो यहां पे अगर हम आए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमें वो मैट्रिसेस ढूंढनी है जो इस लेंथ को, ये जो एरो की लेंथ है इसको मेंटेन करके रखे। हाँ, इसे घुमा सकते हैं, इसे रोटेट कर दे कोई दिक्कत नहीं, इसे रिफ्लेक्ट कर दे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो हमारे पास ये जो अभी क्यूबिट की स्टेट है, अभी जो क्यूबिट की स्टेट है, ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी स्टेट, इस एरो को घुमा सकते हैं, मतलब रोटेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट इसकी लेंथ को चेंज नहीं करना। और कौन सी ऐसी मैट्रिक्स, कौन सी ऐसी मैट्रिसेस होती हैं, कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस होती है जो लेंथ के साथ पंगे नहीं लेती लेकिन रोटेट कर देती हैं? दोस ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। और इसे ही हम क्वांटम कंप्यूटिंग या कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में गेट्स भी बोलते हैं। गेट्स का मतलब होता है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी मैट्रिसेस जो कि लेंथ को मेंटेन करके रखे। अभी जो हमारे पार्टिकल की स्टेट है वो कुछ इस तरीके से, यहां पे है 0 और यहां पे है 1, और जो पार्टिकल की स्टेट है वो यहां पे, मतलब जो मेन एरो पड़ा हुआ वो इधर पड़ा हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने इस पे हेडेमार्ट गेट लगा दिया तो? लेट अस सी। हेडेमार्ट गेट लगाया इस जीरो स्टेट पे, पार्टिकल पड़ा, मैं जब भी पार्टिकल को देखूंगा उसकी जीरो स्टेट है, मैं जब भी पार्टिकल को देखूंगा उसकी जीरो स्टेट है, मतलब यही वाला दिखाई दे रहा है। तुमने जब भी मेरे हाथ को देखा ये दिखाई दे रहा है, जब भी मेरे हाथ को देखा यही दिखाई दे रहा है हमेशा। लेकिन मुझे इसको वापस से सुपरपोजिशन स्टेट में लाना है, वापस लाना है राजन वीना को एक साथ। तो क्या करें? हेडेमार्ट गेट को अप्लाई करके देखते हैं। लेट अस सी कि ये वाली मैट्रिक्स, हाँ ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, लेट अस सी कि क्या होता है अगर मैं ये अप्लाई करता हूं तो लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए इस एरो की, ये मेंटेन रहनी चाहिए। सो हमारे पास आ जाएगा एच, दिस एच हमारे पास है 1/√2, बाहर हमारे पास 1 1 1 -1, और बाहर हमारे पास सॉरी 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 0 से, अभी अभी वहां पे बताया था। 1/√2 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऐसे होती है। ये जो हमारे पास रो दिख रही है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 × 1 1 और 1 × 0 0, तो बचेगा 1, ठीक है। आपस में प्लस, सॉरी आपस में मल्टीप्लाई और फिर प्लस। ऐसे ही फिर नीचे वाली को इसको करना है, नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1, लेकिन 0 × -1 खत्म 0, तो 1 बचा। ये तो कुछ अजीब सा होगा, नहीं 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 अजीब नहीं है। देखो इसको लिख सकते हैं 1/√2 1 0 प्लस 0 1। मैं एक मैट्रिक्स को ब्रेक करके भी तो लिख सकता हूं, है ना। इससे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है इन ब्रैकेट से, तो ऐसे वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं। मैंने जस्ट ब्रेक करके लिख दिया, वापस लिख दो 1 + 0 1 हो जाएगा और 0 + 1 1 हो जाएगा। लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ 1/√2, ये कौन सी स्टेट होती है? ये तो 0 स्टेट है। और ये कौन सी स्टेट है? ये 1 स्टेट है। इसका मतलब हमें यहां से ये समझ आया कि जैसे मैं हाइडेमार्ट गेट अप्लाई करता हूं तो मैं एक 0 स्टेट में पड़े हुए क्यूबिट को, ये सुपरपोजिशन में नहीं है, अभी 0 स्टेट में पड़े हुए क्यूबिट को मैं एक ऐसी स्टेट में ला सकता हूं, सुपरपोजिशन स्टेट में, एक स्पेशल सुपरपोजिशन स्टेट में, जिसमें आधी मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि 0 आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि 1 आ जाएगी स्टेट। ऐसी स्टेट में लाना पॉसिबल है यूजिंग हेडेमार्ट मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स इतनी ज्यादा स्पेशल है कि इसने अभी भी, अगर तुम देखोगे, स्टार्टिंग में स्टेट थी सिर्फ 0, इसके आगे कोफिशिएंट था 1, 1 का स्क्वायर 1 होता, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी। यहां पे भी अगर देखोगे 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 1/√2 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, विच इज 50% प्रोबेबिलिटी इसके आने की, 50% इसके आने की, टोटल 100%, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द एरो, जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था। और एंड देन दिस रिप्रेजेंट्स अ यूनिटरी मैट्रिक्स या फिर एक गेट, एक ऐसा गेट, जब भी मैं इसको एक छोटा सा टास्क दे देता हूं तुम्हारे लिए, अगर मैं कभी भी 0 स्टेट पे अप्लाई करूंगा तो बन जाएगी ये वाली स्टेट। इसको मैं नाम दे देता हूं लेटर से प्लस स्टेट, ऐसे नाम देते बीच में, क्योंकि प्लस आ रहा है इसलिए प्लस नाम दे दिया, और ये बन जाएगी प्लस स्टेट।
और जब भी मैं इसको 1 पे अप्लाई करूंगा तो बन जाएगी माइनस स्टेट। माइनस स्टेट का मतलब 1/√2, 0 -1, कुछ ऐसी सी स्टेट बन जाएगी। एक और बार अगर मैं इस पे हेडेमार्ड लगा देता, मतलब प्लस स्टेट पे अगर मैं हेडेमार्ड गेट लगाऊंगा तो वापस घूम फिर के वहीं आ जाऊंगा। यही फायदा होता है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का। इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं इनकी, मतलब तुमने 0 पे लगाया, फिर से दोबारा जो भी आएगा उसका आंसर, 0 पे लगाया तो प्लस, प्लस पे लगाया तो वापस 0, तो ऐसा हो सकता है इनमें। तो ये था हमारे पास बेसिक्स जितनी भी हमें जरूरत थी। और अब हम आना चाहेंगे अपनी कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी पे, जिसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या हमारे पास फायदा होता है क्लासिकल कंप्यूटिंग में और क्वांटम कंप्यूटिंग में। तो हम ये देख पाए यहां से कि जब तक हम मेजर नहीं कर रहे, देर आर क्लाउड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। जब तक हम मेजर नहीं कर रहे, देर आर क्लाउड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन जैसे ही मैंने मेजर किया ना, मुझे एक वैल्यू दिखाई देगी। अब ध्यान से समझना, मेन मेन जो कंफ्यूजन वाली चीज है ना, वो अब आती है। जैसे ही मैंने इसको मेजर किया, मुझे ये वाली वैल्यू दिखाई दे गई। अब मैं जितनी बार भी इसे मेजर करता रहूंगा, मेरे को यही दिखती रहेगी हमेशा के लिए। जैसे ही मैं मेजर करूं ये स्टेट, जैसे ही मैं मेजर करूं ये स्टेट, जैसे ही मैं मेजर करूं ये स्टेट। मतलब एक पार्टिकल कई सारे एनर्जी लेवल में हो सकता था, उसके पास कई सारी एनर्जीज हो सकती थी, लेकिन वो इसी एनर्जी में आके गिरा, मतलब उसके पास यही एनर्जी आई। समझ पा रहे हैं कि एक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट था, वो कहीं सारे बेंच पे बैठ सकता था, लेकिन वो एक ही बेंच पे आके बैठा है। अब जब तक मैं उसको देखता रहूंगा एक ही बेंच पे बैठा है, अनलेस अनटिल मैं दोबारा से इसको सुपरपोजिशन स्टेट में ले आऊं। और एक तरीका होता है दोबारा से सुपरपोजिशन स्टेट में लाने का, एक क्यूबिट को, एंड दिस इज द तरीका। अगर मैंने इसको मेजर कर लिया, हेडेमार्ड गेट मैंने 0 पे हेडेमार्ड गेट लगाया, तो मेरे पास स्टेट बन गई 1/√2 0 प्लस 1/√2 1। और जैसे ही मैंने अब मेजरमेंट की तो मेरे को आंसर मिल गया 1। अब मैं बार बार उसको देखते जा रहा हूं, देखते जा रहा हूं, 1 ही रहेगा, वो चेंज ही नहीं होएगा, अनलेस अनटिल मैंने दोबारा उस पर कोई गेट लगा दिया और उसको सुपरपोजिशन स्टेट में लेके चला गया, फिर वो सुपर पोजिशन में आ जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात लगती है मेरे को पर्सनली, तो इस चीज को ध्यान रखना। और इस पे आना चाहे, क्लासिकली क्या होता है, जो भी स्टेट है, जो स्टेट की इवेल्युएशन होती है वो एक एक करके होती है। मतलब हमारा क्लासिकल कंप्यूटर पहले इस स्टेट को इवेल्युएट करेगा, फिर इसको, फिर इसको, इसको। यहाँ पे बस यही थोड़ी एडवांटेज रहती है कि हमारे पास सुपर पोजिशन में रह सकती है सारी की सारी स्टेट्स, कई सारी स्टेट्स को एक साथ एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि फिर इस हिसाब से जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो तो एक्सपोनेंशियल स्पीडअप हमें दे सकते हैं हमेशा ही। नहीं, ऐसा होता, हमेशा एक्सपोनेंशियल स्पीडअप नहीं मिल सकती हमें। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रोवर्स एल्गोरिदम का। हालांकि इस वीडियो में ग्रोवर्स एल्गोरिदम में नहीं ले रहा हूं, मैं तो डॉयच एल्गोरिदम के बारे में बात करने वाला हूं। बट अगर हम ग्रोवर्स एल्गोरिदम के बारे में बात करना चाहें तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान लो एक ट्रिलियंस ऑफ वैल्यूज हैं, ट्रिलियन मतलब 12 जीरो है, तो 12 जीरोस, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फैली हुई हैं, हमें उसमें से एक वैल्यू को ढूंढना है। बहुत बड़ा नंबर है 10⁻12, बहुत बड़ा नंबर है 10⁻12, हमें इसमें से एक वैल्यू को ढूंढना है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क हमारे क्लासिकल कंप्यूटर के लिए। हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ भी लेके आ जाएं तब भी ये शायद कंप्लीट ना हो पाए। तो क्या करें, इतने बड़े नंबर से डील करने का क्या तरीका हो सकता है? एंड दैट तरीका इज द बेस्ट वी कैन। अगर हम ये सेम काम क्लासिकल कंप्यूटर से कराना चाहें तो क्लासिकल कंप्यूटर जो बेस्ट हमारे को दे पाएगा वो होगा ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन का मतलब होता है जो टाइम लगेगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, इस नंबर के। जो रिसोर्सेज यूज होंगे, जो टाइम यूज होगा, टाइम एंड रिसोर्सेज, वो इसके प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्टली। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रोवर्स एल्गोरिदम उन्होंने ऐसा शो करके दिखाया कि अगर हम क्वांटम कंप्यूटर यूज करते तो सो द बेस्ट वी गेट इज स्क्वायर रूट ऑफ, हम क्वाड्रेटिक स्पीडअप मिलती, क्वाड्रेटिक स्पीडअप, एक्सपोनेंशियल स्पीड नहीं मिलती है। कि ऐसा नहीं होगा इंस्टेंटली हमें वो भूसे में से एक तिनका ढूंढ के दे दिया, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि सबसे ज्यादा ये मिल सकती है, मतलब बेस्ट स्पीड में क्या मिल सकते हैं, कितनी इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, 1 मिलियन बार तुम्हें सर्किट को रन करके फिर भी देखना ही होगा। एक सर्किट भाई 1 मिलियन में बहुत अच्छी स्पीड है, बिलीव मी। 10⁻12 इस मिलियन मिलियन टाइम्स क्लासिकल कंप्यूटर पे एक टास्क को रन करना एज कंपेयर टू 1 मिलियन बार सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर में वो टास्क रन करना, इट इज स्टिल
वर्थ टेकिंग रिस्क कि यही करना चाहिए हमें। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर में क्योंकि जो आउटकम होती है वो प्रोबेबिलिस्टिक होती है, रैंडम आउटपुट होती है। इसका मतलब है जब भी मैंने एक बार सर्किट को रन किया, दो बार रन किया, तीसरी बार मैं चाह रहा हूं कि मेरी मन चाही आउटपुट आ जाए, मैं ये चाह रहा हूं, लेकिन मैं सर्किट को रन करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। कितनी बार करना होगा ताकि मैं श्योरिटी से कह दूं कि मेरा मन चाहा आंसर आ जाएगा, वो होगा 1 मिलियन। बस इतना कहना चाह रहा हूं मैं। लेकिन ग्रोवर्स एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे तुम इसकी एल्गोरिदम को, ग्रोवर्स एल्गोरिदम को अप्लाई करते रहोगे, जैसे जैसे इसकी मतलब एक प्रोसीजर को, एल्गोरिदम मतलब एक प्रोसीजर को फॉलो करते रहोगे बार बार 1 मिलियन टाइम्स, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी तुम्हारे करेक्ट आंसर आने की। इसका मतलब है शायद ऐसा हो सकता है सेकंड टाइम में ही करेक्ट आंसर आ जाए, थर्ड टाइम में भी आ जाए, फोर्थ टाइम में भी आ जाए, फिफ्थ टाइम में भी। जैसे जैसे 1 मिलियन के पास पहुंचोगे, ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी तुम्हारे करेक्ट आंसर आने की। बस इतना सा ही है, ग्रोवर्स एल्गोरिदम में यही होता है। लेकिन तुम सोच के देखो ना, मान लो उसी प्रोसेस पे पूरी की पूरी दुनिया टिकी हो, तो क्या होगा? क्या 1 मिलियन से पहले रोक दोगे और चेक करोगे कि भाई करेक्ट आंसर आया है नहीं? करेक्ट आया तो अच्छी बात है, अगर रॉन्ग आ गया तो दोबारा 1 मिलियन तक, 1 मिलियन टाइम्स दोबारा चलाना पड़ेगा। तो कितनी कमाल की बात है ना, ये होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमारे पास क्यूबिट है, उस क्यूबिट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास होते हैं गेट्स। गेट्स आर नथिंग बट दे आर ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर वेरी स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लेंथ को प्रिजर्व करके रखे, रोटेशंस आर अलाउड। ठीक है, ये कौन सा गेट कब लगाना है, किस तरीके से लगाना है, इसी के लिए हमारे पास होती है एल्गोरिदम्स। कौन सी एल्गोरिदम कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव पैसों की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, वो आज हमें देखना। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में जस्ट एक ब्रीफ बताने वाला हूं मैं। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा, और गेट्स यहाँ पे फिजिकल चीज नहीं है, हमारे इलेक्ट्रिकल पल्सेस को भेजना होता है। किस तरीके से भेजें, कितनी अमाउंट की, कितनी फ्रीक्वेंसी की पल्सेस को भेजें ताकि मैनिपुलेट किया जाए क्यूबिट को, वो होते हैं हमारे पास गेट्स। किस तरीके से, किस सीक्वेंस में गेट लगाएं, वो हमारे पास होता है एल्गोरिदम्स। बस इतना ही है। मैं जब इस वीडियो के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा था तो सोचा उसमें से कुछ लाइंस को रीड करके तुम्हारे लिए जरूर सुनाने वाला हूँ। अगर हमें एट द एंड ऑफ द डे, मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसकी 1 मिलियन पॉसिबिलिटीज आ सकती है। अभी भी मैंने बताया ना कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हमारे पास 100 क्यूबिट्स हैं तो 100 का मतलब, एक क्यूबिट अगर हमारे पास होता है तो 2 स्टेट्स हो सकती, 2 क्यूबिट होते हैं तो 4 स्टेट्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास 3 क्यूबिट होंगे तो 8 स्टेट्स हो पाएंगे। इसका मतलब है 2 की पावर n की बात कर रही है। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल नंबर। हाँ, एकदम बढ़ती है नंबर ऑफ स्टेट्स। तो अगर हमारे पास 100 क्यूबिट्स हुए तो 2 की पावर 100, विच इज अ वेरी 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 लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो इतने बड़े नंबर जब हमारे सामने आ जाता है तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी, लेकिन जब मैं मेजरमेंट करने के लिए जाऊंगा तो कोई भी एक रैंडम आंसर आ जाएगा मेरे सामने। बस वहीं पे एल्गोरिदम्स काम आते हैं कि कैसे मैं मैनिपुलेट करूं, किस तरीके से मैं परफॉर्म करूं टास्क को, किस तरीके से गेट लगाऊं ताकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से मुझे वो आंसर मिल जाए जो मेरे काम का है। दैट इज द मैजिक, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड एनी एल्गोरिदम। बस मुझे यही करना होता है इसमें। तो मेन आइडिया एल्गोरिदम्स का पता लग गया होगा। एंड क्वांटम एल्गोरिदम्स आर नॉट क्लासिकल एल्गोरिदम्स स्पीड अप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्वांटम एल्गोरिदम्स आर नॉट क्लासिकल एल्गोरिदम्स स्पीड अप। ऐसा नहीं होता कि क्लासिकल एल्गोरिदम है बस उसमें स्पीड बढ़ गई है तो वो क्वांटम बन गई, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। एक्चुअल में इसके पीछे इन्वॉल्व होती है, मतलब क्वांटम एल्गोरिदम्स का मतलब है अब हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं एक न्यू लाइट में, क्वांटम मैकेनिक्स की लाइट में, क्वांटम मैकेनिकल तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये मतलब होता है। बस इतना सा याद रखेंगे और कुछ भी नहीं, कि हम किसी भी प्रॉब्लम को न्यू तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छी। हम क्या करते हैं, एक
क्लासिकल कंप्यूटर में क्या होता था, किसी भी कोड को फॉर एग्जांपल ब्रेक करना है तो वहां पे एक ब्रूट फोर्सिंग जैसी चीज होती है। ब्रूट फोर्सिंग मतलब जैसे मेरे को इस बोर्ड को तोड़ना है तो मैं एक घूसा मारूंगा, फिर इस पर दूसरा घूसा मारूंगा, फिर तीसरा घूसा मारूंगा, फोर्थ घूसा, एक एक करके मेरे को घूसे मारते रहने होंगे जब तक ये टूट ना जाए। बस वैसा ही कोड के साथ भी होता है। लेकिन क्वांटम में क्या होता है कि हम कई कई सारे ऐसे पैटर्न्स को एक्सप्लोइट कर सकते हैं, कैसे काफी सारे ऐसे पैटर्न्स एक्सप्लोर कर लेते हैं जो कि क्लासिकल कंप्यूटर कभी ना देख पाता। ऐसे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना पॉसिबल है यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर्स। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे नंबर्स के टर्म्स में बताना चाहूंगा। जैसे अगर मैं कभी भी पूछूं कि दो नंबर का प्रोडक्ट बताओ, बड़ा आसान है। 5 × 5 कितना होता है? 25 होता है। 5 × 15 कितना होता है? वो भी बता देंगे, 75। लेकिन अगर मैं नंबर्स बड़े करूँ, 325 × 175, अनलेस अंटिल किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम फटाफट, अब मतलब उसमें तो बता ही दोगे, उसमें तो काफी सारे ट्रिक्स सीख ली होंगी। बट वैसे अगर सोचो तो बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन हम कर देंगे, कॉपी पेन हो गया। अगर मुझे 100 नंबर के डिजिट्स दे दो, मतलब 1 6 7 अप टू 8 9, ऐसे ही 100 डिजिट्स हैं इसके अंदर, तब भी मैं कर तो दूंगा। ऐसे ही दो नंबर है मेरे पास, एक ये है और एक नीचे है। अगर मुझे सफिशिएंट टाइम मिले तो मैं सॉल्व तो कर दूंगा। हाँ, इसमें समय ज्यादा लगेगा, वो अलग बात है, बट कर जरूर दूंगा। बढ़िया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैंने तुम्हें रिवर्स प्रोसेस बोल दी तो वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, इवन यूजिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज करके दो नंबर को मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जो उल्टी प्रोसेस होती है ना, दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। एट द सेम टाइम यही हमारे पास RSA मेथड है क्रिप्टोग्राफी का, बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है। कि अगर हमें क्या करना होता है, किसी भी एक ऐसा हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक मेथड होता है, साधारण भाषा में एकदम प्लेन लैंग्वेज में, अगर तुमने एक बड़े से नंबर की फैक्टराइजेशन कर दी तो होगा कोड ब्रेक। लेकिन वो फैक्टराइजेशन करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, फैक्टर बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, रिवर्स प्रोसेस। तो जब भी हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को, मैं थोड़ा मैथमेटिकली इसको लिख के दिखाना चाहूंगा। मान लेते हैं कोई भी नंबर है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है n, नंबर ऑफ डिजिट्स n है, ऑफ इनपुट नंबर इक्वल टू n। तो Tn हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा टाइम और नंबर ऑफ स्टेप्स, कितना समय लगेगा या फिर कितने स्टेप्स लगेंगे आंसर निकालने में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइंस की बात करते हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, उसमें जब हमें हमें एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, फॉर एग्जांपल एक ऐसी यही वाली एग्जांपल लिंक करना चाहूंगा कि एक 300 डिजिट लंबा तुम्हें नंबर दे दिया, कहेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कर ली तो बिटकॉइन तुम्हारा, ऐसा कुछ बोल दिया अगर हमें तो। बट वही तो डिफिकल्ट है ना, वो रिवर्स प्रोसेस, हम कितनी भी हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर हो, हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। यही तो दिक्कत है हमारे पास। तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास लगेंगे? हमारे पास एक तरीका हो सकता है, तो मेरे को 300 डिजिट लंबा मेरे को नंबर दो, मैं उसको पहले 2 से डिवाइड करके देखूंगा, फिर उसको मैं 3 से डिवाइड करके देखूंगा, फिर 5 से, फिर 7 से, जितने प्राइम नंबर है सबसे एक एक करके डिवाइड करता रहूंगा। लेकिन ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हैं? देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स। किससे करो? ये भी तो दिक्कत है ना। वापिस आते हैं इसमें। अरे 300 डिजिट लंबा नंबर अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो उसके फैक्टर बना पाना, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वही हमें देखना है, वही आज का टास्क है। और एक एल्गोरिदम क्वांटम कंप्यूटिंग की भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा मैं। इजी है बट उसके पीछे का राज हमें दिखा देगी क्वांटम कंप्यूटिंग के पीछे का। मतलब हमें वो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो रिप्रेजेंट कर रहा है Tn। अगर मतलब सिंपल Tn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है तो हम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, और इट इज अ फंक्शन ऑफ, हमने जब भी ऑब्जर्व करके देखा कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज, टाइम या फिर कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें लगेंगे, तो वो प्रोपोर्शनल होता है n, किसी n के फंक्शन पे। अब यहाँ पे मेन चीज आती है हमारे पास, अगर कभी भी फाइंड k एंड p सच दैट, अगर तुम्हें कोई दो ऐसे नंबर मिल जाते हैं k और p सच दैट ये जो t ऑफ n है ये लेस देन इक्वल टू हो जाता है k n रेज टू पावर p। n रेज टू पावर p का मतलब है p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये पॉलिनोमियल होते हैं। हमने ऐसा पढ़ा भी अभी छोटी क्लासेस में कि अगर x की पावर n प्लस a नोट, x की पावर n माइनस 1, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। n की वैल्यू कुछ 1 2 3 4 हो सकती है। मतलब यहाँ पे कहने का है n क्या है, इसकी लेंथ, नंबर की लेंथ। अभी मैं इस प्रॉब्लम के स्पेसिफिक अगर इसको बताना चाहूं तो, अगर तुम ऐसा k और p फाइंड आउट कर लेते हो, फाइनाइट होना चाहिए बस,
ऐसा के और पी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारे पास जो चीज आई है दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। और इसका मतलब है हमारे पास जो टाइम वाला फंक्शन था, ये टी ऑफ एन जो था, जो टाइम लगने वाला था, वो पॉलिनोमियल फंक्शन, किसी भी पॉलिनोमियल से छोटा, इसे हम पॉलिनोमियल टाइम बोल देते हैं, पॉलिनोमियल टाइम। या फिर हम ऐसा भी बोल देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जिसमें हम ऐसी चीज फाइंड आउट कर पा रहे हैं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं, रिलेशन के और पी की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है इन पॉलिनोमियल टाइम, इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। जैसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो वी से पॉलिनोमियल टाइम, अगर अगर इफ बट इफ अगर हम ऐसे के एंड सी ग्रेटर देन 1 फाइंड आउट कर ले, सच दैट टी ऑफ एन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन के सी एन फॉर ऑल एन, अगर हमने ऐसा फाइंड आउट कर ले, इस बार अगर देख पा रहे हो तो ये सी की पावर में है, जब भी पावर में आ जाता है ना तो वो एक्सपोनेंशियल पार्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। प्रॉब्लम रिक्वायर एक्सपोनेंशियल टाइम। बड़ी खतरनाक सी बात है, इसको समझना, यहाँ पे समय देना डिजर्व करती है ये चीज। मतलब हमारे पास 2 कैटेगरीज आ गई, ऐसी प्रॉब्लम हमें ढूंढनी है जिसके लिए ये रिलेशन मेंटेन हो पा रहा है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है ना फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। हमें प्रॉब्लम से ढूंढनी होती है कंप्यूटर साइंस में ऐसी, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनमें ऐसी रिलेशनशिप, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवर्स प्रोसेस, 1 मिनट के लिए मैं बोलना चाहूंगा, रिवर्स प्रोसेस हो, अगर 300 डिजिट लंबा नंबर है, अगर मुझे इसका रिवर्स प्रोसेस करना तो मुझे शायद मोर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स लग जाए, लेकिन फिर भी मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, उसके फैक्टर नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगा। क्या एक्सपोनेंशियल टाइम लगेगा, या फिर हमारे पास कोई ऐसी एल्गोरिदम ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसको, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए? इसका कोई आंसर नहीं है अभी तक हमारे पास। वी डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस। क्या ये जो प्रॉब्लम है फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाली, 300 डिजिट नंबर हो सकते हैं, 400 डिजिट नंबर हो सकते हैं, क्या इसके जो फैक्टर फाइंड आउट करने वाली प्रॉब्लम है वो यहां आती है या यहां आती है? पता नहीं, वी हैव नो प्रूफ फॉर दैट। बट जितने भी हमारे गैस हैं हमारे अकॉर्डिंग वो यहीं आती होगी। प्रूफ नहीं है, जितना एजुकेटेड गैस कर सकते हैं वो यही है हमारे पास, कि इतनी ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो कि उसे एक्सपोनेंशियल टाइम ही लगता होगा। दैट इज आवर बेस्ट गेस। इसका मतलब है अगर हमें इनफ टाइम दिया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम, मतलब जो एक्सपोनेंशियल टाइम होता है बहुत तेज ग्रो करेगा एज कंपेयर टू पॉलिनोमियल टाइम। जो प्रॉब्लम है इस कैटेगरी में आती है उन्हें सॉल्व करना फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ साल लग सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लेकिन हाँ सॉल्व हो सकती है। लेकिन यहां वाली प्रॉब्लम को एक्सपोनेंशियल अगर टाइम चाहिए होता है तो मतलब उसको कितना भी फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम दे दो वो शायद सॉल्व नहीं हो पाएंगी। क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है जिसको मैं पॉलिनोमियल टाइम में कर दूं गारंटी के साथ, यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर बट नॉट यूजिंग क्लासिकल कंप्यूटर? दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर। आई होप कि मैं थोड़ा सा बता पाया हूं। बस एक सेकंड और लूंगा, जैसे अभी मैंने बताया मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स इसमें आता है, लेकिन फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ एन, टाइम बढ़ता रहता है जैसे जैसे एन नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इस कैटेगरी में आती होगी, और उसका यूज भी कर रखा है आरएसए में। जो भी प्रॉब्लम है जिन्हें पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व किया जाता है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी क्लास में आ जाती है। इफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम, देन द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू, उसे हम पी टाइप प्रॉब्लम भी बोल देते हैं। बस इतना ही, ठीक है। पॉलिनोमियल टाइम में अगर सॉल्व हो पाएंगी देन, ये साइन मैंने बनाया है कुछ ऐसा होता है, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। काफी मैं यूज करने वाला हूं आने वाले लेक्चर्स में भी, तो मेक श्योर इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास हो गए। और दूसरा हमारे पास होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस है, हमारे पास आंसर है, बस इसे वेरीफाई करना है कि वो आंसर सही है या नहीं, तो वो हमारे पास आ जाता है एनपी कैटेगरी में। मैं इसको थोड़ा सही से लिखना चाहूंगा, इफ प्रोसेस ऑफ, सो अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है इन पॉलिनोमियल टाइम, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो पी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्लास पी में आ जाती है, मतलब पी टाइप प्रॉब्लम बोल सकते हैं हम उसको। लेकिन अगर उल्टा, मतलब उल्टा प्रोसेस तो नहीं, बट अगर हमारे पास कोई भी आंसर आ चुका है, बस मुझे वेरीफाई करना है, तो वो वेरीफाई करने वाली प्रोसेस, इफ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट एन आंसर इज करेक्ट
टेक्स पॉलिनोमियल टाइम। अगर मेरे पास आंसर है, उस आंसर को वेरीफाई करने वाला जो तरीका है वो पॉलिनोमियल टाइम में हो जाए तो वो आ जाती है इस कैटेगरी में, जिसे बोलते हैं एनपी कैटेगरी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं 50, दो 300 डिजिट नंबर के, दो 300 डिजिट लॉन्ग नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो पॉलिनोमियल टाइम में हो जाएगा। तुम अपने कंप्यूटर में लिखो 300 डिजिट लंबा नंबर और दूसरा 300 डिजिट लंबा नंबर, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली हो जाएगा, पॉलिनोमियल टाइम में हो गया। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना पॉलिनोमियल टाइम में हो गया है, हाँ वो इधर आ जाएगा। लेकिन उसका क्या, जो हमारे पास आंसर आया है, अब तुम्हारे पास जो जिस नंबर से तुमने स्टार्ट किया था ना 300 डिजिट के दो नंबर, उसको साइड पर रख दो, उसको भूल जाओ, इरेज कर दो। अब तुम्हारे पास आंसर है, क्या वो आंसर को वेरीफाई करना पॉसिबल है? अब तुम्हारे पास स्टार्टिंग का प्रोसेस नहीं रहा, वो तुम्हारे पास स्टार्टिंग के एक्स और वाई नंबर नहीं रहे, जो तुमने मल्टीप्लाई करके एक्स वाई निकाल लिया था वो एक्स वाई है। क्या यहां तक पहुंचा जा सकता है विदाउट नोइंग दिस? लेकिन मेरे पास एक 1000 डिजिट लंबा नंबर है फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी तरीके से उसके फैक्टर बना लिए, मान लो बना लिए, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, हमारे पास ऐसा कोई तरीका है नहीं ये करने का, कोई ऐसे एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करते जो ये कर देगी। बट मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर मैंने 1000 डिजिट लंबे नंबर के फैक्टर बना लिए, हाँ अब उसको चेक कर पाना बड़ा आसान है, वो हो जाएगा पॉलिनोमियल टाइम में, इसका मतलब एनपी में आ जाएगा। अब वो प्रॉब्लम जो है ना, वो प्रोसेस ऑफ चेकिंग कि वो दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से क्या ओरिजिनल नंबर आता है, हाँ वो इधर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक नंबर गिवन है और मुझे ये पता करना है क्या ये दो, इसके ये वाला प्रोसेस अगर मुझे करना है कि एक नंबर मेरे को दिया बहुत बड़ा और मेरे को चेक करना है कि इसके दो फैक्टर्स क्या है, भाई वो तो फिर वो लेने वाला ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल टाइम। ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है एट द मोमेंट, शायद फ्यूचर में तुम लोग ही वही हो जो प्रूफ देने वाले हैं इसका। साइंटिस्ट का बेस्ट गेस ये है कि जो पी है वो, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स पी में आती हैं वो एनपी में आती ही होंगी। जस्ट अ गेस, प्रूफ तो है नहीं किसी के पास। ज्यादातर साइंटिस्ट एग्री करते हैं पी इज नॉट इक्वल टू एनपी, बट अभी भी ये एक ओपन प्रॉब्लम है प्रूव करने के लिए फ्यूचर मैथमेटिशियन कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए कि क्या P इक्वल टू एनपी है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है अगर उनको सॉल्व किया जा सकता है पॉलिनोमियल टाइम में, क्या रिवर्स प्रोसेस की जा सकती है इन क्या उसको वेरीफाई किया जा सकता है आंसर को इन पॉलिनोमियल टाइम में, वी हैव नो आइडिया कि ऐसा होता है नहीं। मोस्टली फिजिसिस्ट नहीं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि इट इज नॉट इक्वल, और वो ऐसा भी सोचते हैं कि देयर एग्जिस्ट, एक और प्योर मैथमेटिक्स का सिंबल है प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जो एनपी में आती हैं, मतलब उनके सॉल्यूशंस को वेरीफाई करना पॉसिबल है। लेकिन क्लासिकल कंप्यूटर का यूज करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। शायद वो आती हैं एक्सपोनेंशियल टाइम ले लेती हैं क्लासिकल कंप्यूटर का यूज करके। देयर एग्जिस्ट प्रॉब्लम्स व्हिच बिलोंग्स टू एनपी व्हिच क्वांटम कंप्यूटर कैन सॉल्व इन polynomial time, but classical computer takes exponential time। ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जो क्वांटम कंप्यूटर तो लेंगे पोलिनोमियल टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंस्टेंट सॉल्व हो जाएंगे, मैंने बताया ना बेस्ट स्पीड अप फॉर एग्जांपल रूट एन मिलता है। अगर वो सर्च वाली प्रॉब्लम बताओ 1 ट्रिलियन में से एक वैल्यू ढूंढनी है तो इतना बेस्ट हो सकता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल स्पीड अप नहीं, क्वाड्रेटिक स्पीड अप मिलता है। वैसे ही क्वाड्रेटिक भी तो अच्छा है ना, मैंने बताया कि लेकिन क्लासिकल कंप्यूटर अगर हम देखें वो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है, क्वांटम कंप्यूटर सेम प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर देता है। तो एक और कैटेगरी हमें बनानी पड़ेगी, या फिर हमें ये जो कॉम्प्लेक्सिटी जाननी है ना, इसका कोई तरीका बदलना पड़ेगा। और यहीं पे हमारे पास इंट्रोडक्शन आती है सबसे पहली। अब हमारे पास एकदम हम स्विच करने वाले, अब क्लासिकल कंप्यूटर को छोड़ सकते हैं, विच इज क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब है अब हमारे पास क्या होगा, एक ब्लैक बॉक्स होगा। या तो ये क्वांटम कंप्यूटर है या ये क्लासिकल कंप्यूटर है। मेरे को यहां से इनपुट डालना है, यहां से आउटपुट चाहिए। एक बार डाला आउटपुट ढंग का नहीं मिला, दूसरी बार डाला आउटपुट मेरे को मन चाहा नहीं मिला, क्योंकि रैंडम होते हैं ना आउटकम्स तो क्वांटम कंप्यूटर के अंदर। तीसरी बार आउटपुट रैंडम मिला, फिर चौथी बार आउटपुट रैंडम मिला। अब तो सोन में करता रहा। किसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स ये करने पड़ेंगे, क्लासिकल में या क्वांटम में?
बस वही हमारे पास मेजर करेगा क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेरी का मतलब कितनी क्वेरीज करनी पड़ेंगी, कितनी बार ये फंक्शन को चलाना पड़ेगा, कितनी बार ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। जैसे 10 की पावर 12 बार करना पड़ेगा क्लासिकल कंप्यूटर में। 10 की पावर 12 मतलब 1 ट्रिलियन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन 10 की पावर 6 में ही हो जाएगा यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर, क्वाड्रेटिक स्पीड अप की जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अब मेजर करने का हमने एक तरीका बदल दिया कि कितनी क्वेरीज करनी पड़ेंगी हमें। एंड लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ दिस। फाइनली जिस एल्गोरिदम के लिए वीडियो बनाई अब पहुंचे जाके इतनी प्रिपरेशन करने के बाद, विच इज डॉयच एल्गोरिदम। लेट्स गो। तो डेविड डॉयच सबसे पहले फिजिसिस्ट थे जिन्होंने तरीका ढूंढा ये पता करने का कि क्वांटम कंप्यूटर के ज्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है, ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर्स। इनके 1985 के एक पेपर था जिसका नाम था क्वांटम ट्यूरिंग मशीन। सिंपली सर्च कर सकते हो, इजीली मिल जाएगा, बहुत ज्यादा फेमस है। एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन ये पेपर का नाम था। इसमें देख सकते हो जो मैं आज बताने वाला हूं वो तो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। बताऊंगा सारा कुछ, छोड़ूंगा नहीं, बस उसी का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। जैसे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनके एक्चुअल पेपर्स में देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा, भाई ये क्या कह दिया है। एज कंपेयर टू जब तुम बुक्स में पढ़ते हो तो वो थोड़ी सी ईजी लगती है क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, पेपर में नहीं होता। वैसा यहाँ पे होने वाला है। तो ये पेपर में उन्होंने बताया एक तरीका जिससे पता किया जा सके। उन्होंने पहली क्वांटम एल्गोरिदम दी जो बता दे कि क्वांटम कंप्यूटर ज्यादा एफिशिएंट है। अभी तो हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हमें चेक करना है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम चेक इफ अ फंक्शन इज बैलेंस्ड और कांस्टेंट। ये हमारे पास एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। शायद इसका उतने प्रैक्टिकल यूज ना हो लेकिन सेटिस्फाई कर दिया आधी से ज्यादा कम्युनिटी को इसी एक एल्गोरिदम का यूज करके डेविड डॉयच ने। कैसे किया कि अगर मान लो हमारे पास कुछ फंक्शन है, लेट अस से ऐसा कुछ, इस फंक्शन में अगर हम 0 डालते हैं, वही बिट्स वाली लैंग्वेज, तो आंसर आ सकता है लेट अस से 0, और 1 डाला तब भी आंसर आ गया 0। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, अगर हमने इसमें 1 डाला तो आंसर आया 1, और मैंने 0 डाला आंसर आया 1, 1 डाला तब भी आंसर आया। दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शंस। मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, जब हम 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा बताया जाता है, इन्हें कांस्टेंट फंक्शंस बोला जाता है। मतलब हमारे पास एक ऐसा डिब्बा है, जब तुम इनपुट 0 डालोगे आंसर आ रहा है 0। ये वाली ब्रैकेट्स अभी मुझे नहीं यूज करनी चाहिए, कर भी सकता हूं, ऐसा क्या ही दिक्कत है। और जब तुमने 1 डाला है तब भी आंसर 0 ही आ रहा है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस फंक्शन की, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि f ऑफ 0 आंसर आया 1 और f ऑफ 1 आंसर आया 0। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है f ऑफ 0 आंसर आया 0, f ऑफ 1 आंसर आया 1। इसके अलावा ढूंढ के दिखा दो इनकी कोई पॉसिबिलिटी बनती हो, विच इज नॉट पॉसिबल। करके देखो, आराम से समय लो, वीडियो को पॉज करो और सोचना इसके अलावा क्या फंक्शन बनाए जा सकते हैं, इन 4 के अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन द आंसर इज नॉट पॉसिबल। ये तो पहली 2 पॉसिबिलिटी आई है, इन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शंस, और जो नीचे वाले 2 हैं इन्हें हम बोलते हैं बैलेंस्ड फंक्शंस। बैलेंस मतलब इसमें देख रहे हो 1 का 0 आ रहा है, 0 का 1 आ रहा है, और 0 का 1, 1 का 1, दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, मैंने यहां से इनपुट डाला है 0, आंसर में मुझे मिल रहा है लेटर से 0। क्या मैं बता दूंगा कि फंक्शन, बीच में फंक्शन है, क्या मैं बता दूंगा कि फंक्शन बैलेंस्ड है या फिर कांस्टेंट है? क्या मैं बता सकता हूं इसका यूज करके? आंसर इज नो, नहीं बता पाऊंगा। अभी मेरे को एक और डालना पड़ेगा ऐसा, अगर 1 डालते ही आंसर मेरा आ गया 1 तो ये आ जाएगा बैलेंस्ड फंक्शन, लेकिन अगर 1 डालते ही आंसर मेरा फिर से 0 ही रहा तो ये हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब मेरे को कितनी क्वेरीज लगेंगी, कितनी बार इसको ऑपरेशन को रन करना पड़ेगा? 2 बार, इस ऑपरेशन को 2 बार रन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एक ना प्रॉब्लम बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ट्रिलियन पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी यहां लाई करती है लेट अस से x, और बाकी सारी पॉसिबिलिटीज यहां लाई करती हैं y। और जो हमारे पास क्यूबिट की या किसी जो भी हमारे पास स्टेट है सिस्टम की, क्वांटम सिस्टम की, वो ये है। ज्यादा चांसेस है कि इनमें से कोई आंसर आ जाए। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, 1 ट्रिलियन में से एक पॉसिबिलिटी छोड़ दो जो यहां पड़ी है, बाकी सारी यहां।
तो मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी कि इनमें से एक आंसर आएगा एज कंपेयर टू ये, देर इज अ चांस ये भी आ जाए। बट तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे, ऐसे गेट्स के सीक्वेंस बनाएंगे, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस स्टेट में सच दैट इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे। मैं एक बार फंक्शन इवैल्यूएशन करूंगा, दूसरी बार फंक्शन इवैल्यूएशन करूंगा, तीसरी बार इस बॉक्स से, फोर्थ बार, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, फिफ्थ मतलब 7 टाइम अप टू सोन, ऐसे चलते 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 प्रोबेबिलिटी बढ़ाते जाने, मेरे को बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना। एक समय आएगा कि ये एरो बहुत ज्यादा क्लोज यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा ये एरो, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आउटकम ये आने वाला है एज कंपेयर टू ये। मैं और बढ़ाता जा रहा हूं बढ़ाता जा रहा हूं बढ़ाता जा रहा हूं बढ़ाता जा रहा हूं, ये यहां पहुंच गए। रूट एन टाइम्स मेरे को ये काम करना पड़ेगा, 1 ट्रिलियन मतलब 1 मिलियन टाइम्स ये काम करना पड़ेगा, 1 मिलियन टाइम्स इस सर्किट को ऐसे रन करते रहना होगा यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर। क्लासिकल होता तो मेरे को क्या करना होता, फिर मेरे को 10 की पावर 12 टाइम्स करना होता। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि जो आउटकम है वो रैंडम है, शायद ऐसा हो सकता है पहली बार नहीं आ जाए। लेकिन हमारे पास अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज इतने मेरे को करने ही पड़ेंगे बिफोर गेटिंग द फाइनल आंसर, जिसमें मैं श्योरिटी दे सकूं। शायद ऐसा हो सकता है पहली बार नहीं हमें पता लग जाए, ठीक है। इसमें भी तो ऐसा ही हो सकता है ना, मैं यहाँ पर गेस तो कर ही सकता हूं। अभी क्वांटम और क्लासिकल की कोई बात ही नहीं हुई अभी डिफरेंशिएट, मैंने यहाँ से 0 डाला, आंसर आया 0, मैं बोल सकता हूँ 50% चांस है कि फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा या बैलेंस होगा, 50% चांस है यहाँ पे, है ना। अगर दूसरा क्यूबिट दूसरा वैल्यू डालते ही मेरा आंसर आ गया 0, इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन है। अगर 1 आ गया तो बैलेंस फंक्शन है। इसका मतलब क्लासिकल कंप्यूटर को 2 क्वेरीज की जरूरत पड़ती है, 2 बार ये प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है एटलीस्ट। क्वांटम कंप्यूटर इसे एक ही बार में कर देता है, एंड वही मैजिक हम नेक्स्ट देखने वाले, वही है डेविड डॉयच की जो एल्गोरिदम जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेट अस सी कि वो एल्गोरिदम कैसे काम करती है। मतलब सिंपल भाषा में बोलना चाहूं, प्रॉब्लम हमारे पास ये है, जिस काम को करने में क्लासिकल कंप्यूटर को 2 बार ही लगेंगे, 2 टास्क 2 बार में परफॉर्म करना होगा, क्वांटम कंप्यूटर 1 बार में कर देगा। तो कोई ऐसी खास तो मेरे को स्पीड अप मिला नहीं, कोई ऐसा मैजिक तो दिखा नहीं। जब हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि अगर हमारे पास, अभी तो हमने एक ही बिट की बात, एक ही मतलब यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं ना वैल्यू, अगर हमारे पास यहाँ पे एन नंबर ऑफ इनपुट्स भी होते तब भी क्वांटम कंप्यूटर एक क्वेरी में सॉल्व कर देता कि फंक्शन कांस्टेंट है या बैलेंस्ड है। ये कांस्टेंट बैलेंस से करे क्या, क्या इसकी फिजिकल इंप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं। जैसे रैंडम नंबर जनरेट करके क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है, शायद कुछ भी नहीं है, बहुत सारी क्रिप्टोग्राफिक मेथड में, बट फिजिकली हमें क्या फायदा होगा, घर में बैठे हो कुछ भी नहीं। लेकिन बता देंगे ना कि क्वांटम कंप्यूटर ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर। दैट इज द मेन टास्क जो हमें परफॉर्म करना है। अभी के लिए हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक ही बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पे, 0 है या 1 है, बस उसमें हम रिस्ट्रिक्टेड रहने वाले हैं। तो क्वांटम वर्जन पे चलते हैं। क्लासिकल वर्जन मैंने दिखा दिया है कि अगर हम एक इनपुट भेज, 2 इनपुट 2 बार में मेरे को करना पड़ेगा, एक इनपुट से जो आउटपुट मिलेगा मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो बैलेंस्ड है या कांस्टेंट है। वापस इस पे आते हैं, तो हमारे पास ये रहा हमारा क्वांटम गेट, एफ ऑफ आई नाम दे देते हैं इसको। यहां से हम एक वैल्यू देने वाले हैं x, और यहां से हम एक वैल्यू देने वाले हैं y। ये हमारा इनपुट है, जैसा जाएगा वैसा ही हमें वापस चाहिए, इसका यूज होगा। लेकिन ये जो बीच में ब्लैक बॉक्स हमारे पास है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या हो रहा है। हम अभी बिल्कुल हार्डवेयर पे नहीं जा रहे हैं कि इसके अंदर घुस के देखना, बस हमें ये पता है ये एक ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ तो होता है, कुछ तो ऐसा फंक्शन होता है कि हमें आउटपुट मिलता है वाई एक्सोर ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स। इसको एफ आई बोल देते हैं। एफ आई का मतलब है इन चारों में से क्या पॉसिबिलिटी है, अभी हम नो आइडिया। इसको F11 मान लेते हैं, इसको F22, F33, F44 ऐसा कुछ मान लेते हैं। हमें नहीं पता कि ये कौन से वाली पॉसिबिलिटी निकलेगी, तो ठीक है। इसका मतलब है इनपुट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। इससे पहले मैं इनपुट के बारे में बताऊं, एक और चीज बता देता हूं। एक्सोर में क्या होता है, अगर एक्सोर में 0 ऐसा कुछ लिखा हो, आंसर आता है 0, और 0+1 हमारे पास लिखा हो तो हमारे पास आंसर आता है 1। अगर हमारे पास लिखा हो 1+0 तो हमारे पास आंसर आता है 1, और अगर हमारे पास 1+1 लिखा हो तो हमारे पास आंसर आता है 0। इस तरीके से कुछ होता है, ये होता है एक्सोर ऑपरेशन। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे।
ऑलरेडी मैंने बातें बता रखी हैं सारी की सारी, तो इसमें और डीप में नहीं जाना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं ना, उस चीज को मैं बहुत डेप्थ में जाकर बताऊंगा जिसका अपने पे काम होएगा। अभी इससे काम चल जाएगा इतनी सी बात पे। वापस यहाँ पे आते हैं, इनपुट क्या क्या हो सकते हैं। 0 0 हो सकता है, मैं यहाँ भी 0 भेज सकता था, यहाँ भी 0 भेज सकता था, या 0 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। ये इनपुट हो सकता है। आउटपुट क्या क्या हो सकता है। आउटपुट हो सकता है, ऊपर तो एक्स ही रहने वाला है, पहला वाला सेम। दूसरे वाले में, यहां पे दूसरे वाले में हमारे पास आ जाएगा 0 एफ ऑफ एक्स। मतलब ये देखना, y की जगह क्या है 0, दूसरे वाला y है, पहले वाला x है, दूसरे वाला y। 0 एक्सोर ऑपरेशन, वही वाला f ऑफ 0, क्योंकि x भी 0 है। फिर आएगा 0, फिर y की जगह 1 प्लस f ऑफ 0, और फिर आएगा 1 y की जगह 0 प्लस f ऑफ 1, और लास्ट वाला हमारे पास 1 1 और f ऑफ 1। कुछ इस तरीके से हमारे पास पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी आ रही है वो मैंने लिख दिया। बट चीजों को आसान बनाते ना, क्यों जिंदगी मुश्किल करनी है, पहले ही इतनी है तो। 0 एक्सोर दिस, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो 0 में कुछ भी ऐड कर दो, मतलब 0 ऐड करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसा भी लिख सकते थे हम। इसका मतलब है ये ऐसे आ गया, इस फिर से 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 लिखने का, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब 0 प्लस एक्स लिखोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 ही हमेशा। लेकिन अगर 1 प्लस एक्स लिखोगे तो हमारे पास डिपेंड करेगा कि ये एक्स क्या है। इसके दो आंसर आ सकते हैं अब हमारे पास, या तो इसका आंसर आ सकता है 0 अगर एक्स 0 हुआ, या इसका आंसर आ सकता है 1 अगर एक्स 1 हुआ। तो सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर x 0 हुआ तो आंसर आ जाएगा 1, अगर x 1 हुआ तो आंसर आ जाएगा 0। ऐसा हो सकता है, वही यहां पे मैंने लिखने की कोशिश भी की है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ईच आई, अगर हमारे पास 1 ऑफ f ऑफ 0 दिस, और f ऑफ 1 XOR f ऑफ i इज इक्वल टू 0 अदर इज 1। बड़ी खतरनाक सी बात लिख दी, मैं समझाना चाहूंगा। अगर मान लो हमारा ये आंसर आ गया 0, तो ये वाला पक्का 1 होएगा, क्योंकि 1 एक्सोर 0 1 होता है। तो अगर ये 0 है तो ये 1 होगा। लेकिन अगर ये 1 हुआ तो, अगर ये 1 हुआ तो ये पक्का 0 होएगा, क्योंकि 1 एक्सोर 1 0 होता है। सिमिलरली ये हमने कौन से उठाए हैं, 0 0 वाले, या 1 वाले भी उठा सकते हैं। सिमिलरली 1 ऑफ f ऑफ 1 एंड ऑन। थोड़ी अंग्रेजी में दिक्कत हो सकती है तो थोड़ा संभाल लेना। दिस इज 0 अदर इज 1, अदर इज 1। इसका मतलब है अगर मैंने इनपुट के तौर पे डाला 1, आंसर इसका आ गया 1, तो ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 एक्सोर 1 0 होता है। अगर मैंने 1 डाला और फंक्शन इवैल्यूएशन के बाद आंसर आ गया 0, तो 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो एक 1 है तो दूसरा पक्का 0 है ना, ये मतलब है इसका। बढ़िया, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं अभी, बट ये हमारे पास कंडीशन आ रही है। और अब मेन टास्क आता है, जो मेन मैथमेटिक्स आती है। जब हमने क्यूबिट की बात की थी तो हमारे पास बेसिस एलिमेंट क्या थे। बेसिस मतलब या तो हमारे पास 0 था, या हमारे पास 1 था, और जो भी स्टेट थी वो कुछ यहां पर रिप्रेजेंट हो सकती थी। लेट अस से ये वाली स्टेट की बात कर लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्टेट। मैं तो यहां पे इन्फिनिटली मैनी पॉसिबिलिटी लिख सकता हूं। देखो इन्फिनिटली मैनी, अल्फा बीटा की जगह कुछ भी रख दो, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, ये स्टेट रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब है एक क्यूबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बेसिस एलिमेंट चाहिए होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला बेसिस। ठीक है, जैसे वो आई कैप जे कैप होता है, जस्ट एनालॉजी बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई एक्सिस में हम क्या करते थे, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप। इस आई और जे को यूज करके मैं कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे एफ वेक्टर फोर्स इज इक्वल टू 2 आई कैप 3 जे कैप न्यूटन, वैसा कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अगर हमारे पास 2 क्यूबिट हुए तो, अगर 2 हुए तो भी क्या दिक्कत है, फिर हमारे पास बेसिस एलिमेंट 4 हो जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1।
और हमारे पास इसके कोरोस्पोंडिंग अभी मैट्रिसेस भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, याद करो, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो। पहले वाले की लिखवाई थी 1 0 0 0, दूसरे वाले की लिखवाई थी 0, मतलब दूसरे वाले की नहीं लिखवाई थी बट ठीक है, तीसरे वाले का आ जाएगा 0 0 1 0। अगर तुमने मैट्रिसेस पहले पढ़ी हैं तो तुम इसको समझ पा रहे होंगे। अगर मैं इसको कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बनाना चाहूं, वैसे तो 4 बन चुकी है, तो ये हमारे पास 4 बेसिस एलिमेंट आ गए। किसके लिए बेसिस एलिमेंट आ रहे हैं? ये 2 क्यूबिट्स के लिए आ रहे हैं। 2 क्यूबिट की स्टेट लिखी जा सकती है यूजिंग दीज 4। इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है यूजिंग यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। और किस तरीके से यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन करें, किस सीक्वेंस में गेट्स को अप्लाई करें, वही तो अपनी क्वांटम एल्गोरिदम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वन ऑफ द पॉसिबल एल्गोरिदम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। समझ आ गए ना यहां से? तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास 4 चीजें आई हैं, कहां गया ये जो हमारे पास 4 आए हैं, ये हमारे पास बिहेव करेंगे एज बेसिस एलिमेंट्स। इनका यूज करके मैं स्टेट लिख सकता हूं, किसी भी स्टेट का लिख, ये जो 2 क्यूबिट है ना, किसी भी स्टेट में पड़े हो, मैं इनका यूज करके लिख सकता हूं स्टेट को। दैट इज द मेन थिंग। एक बार डाइजेस्ट करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। मैं जब इनकी एक मैट्रिक्स बनाऊंगा ना, एक कंप्लीट मैट्रिक्स अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, अगर मैट्रिसेस पहले पढ़ी हैं तो इसको बोलते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक और चीज देखो यहां पे क्या है, एक तो हमने बोल दिया कि स्टार्टिंग में जो ये जो बेसिस मैंने लिखे ना, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। एक जो और चीज मेरे को इस जर्नी में ऐसे क्लिक की, मेरे को नहीं समझ आती थी कि गेट 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 क्या होता है। ये यहां से देखो, ये एफ ही तो हमारा गेट था, यही तो है हमारा गेट। मिस्ट्री कैसे अप्लाई करना उसको हमने ब्लैक बॉक्स बोल के छोड़ दिया। लेकिन हमने अब इसको क्या किया, ये जो हमारे पास गेट है ना, इसको एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी भी मैंने बताया था। और वो मैट्रिक्स क्या बनने वाली है वो हमें यहां से पता लगेगा, वो हमें यहां से पता लगने वाला है। जैसे मैंने तुम्हें पॉसिबिलिटी बता दी है, अगर मान लो ये हमारे पास 0 हुआ तो ये पक्का 1 होने वाला है, अगर ये 1 हुआ तो ये पक्का 0 होने वाला है। इसका मतलब पहले वाला 0, ये वाला 1, या फिर ये वाला 1 ये वाला 0। तो हमारे पास इन आइदर केस एक होगा 0 0 और दूसरा बनाएगा 0 1। चाहे ये 0 1 हो सकता है, चाहे ये 0 1 हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे दूसरे में या तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, या ये 1 होगा, या ये 0 होगा। इन आइदर केस ये बन जाएगा 1 0 और 1 1। ये 1 1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एफ। इसका मतलब हमारे पास 4 अलग अलग आउटकम ही आने वाली हमेशा। बड़ी गहरी बात बताई, और यही मेन कॉम्प्लिकेटेड बात होती है। एक बार वीडियो को पॉज करके डाइजेस्ट करने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। इसका मतलब हमें समझ आया कि अगर हम 4 इनपुट को देखें तो इनपुट का यूज करके जो हमें 4 ये जो एलिमेंट्स मिले इसे बोलते हैं बेसिस। जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है, आउटपुट में भी 4 अलग अलग चीजें हैं, उसका भी यूज करके एक मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, और वो हमारे पास गेट, वही हमारे पास गेट होगा। जब हमने अपना फंक्शन लगा दिया था, जब हमने इस पर अप्लाई, मतलब जो हम फंक्शन लगा रहे हैं वो भी हमारे पास एक मैट्रिक्स बना, मैट्रिक्स से ही रिप्रेजेंट करें, वो भी एक मैट्रिक्स बनाने वाली है। और हमें अपनी मैट्रिक्स हमें अपनी मैट्रिक्स यूनिटरी चाहिए होती है, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिटरी वर्ड तब यूज करते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज कर रहे होंगे, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हम सिर्फ रियल नंबर पे ही अपने आप को रोक के रख रहे हैं, तो यूनिटरी की जगह वर्ड हम यूज करने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फॉर्म करने वाले हमारे ये गेट। इतना है, बस इतना ही। क्योंकि जैसे ही हमने अपना गेट को लगा दिया, जैसे हम अपने फंक्शन को लगा दिया हमारे ये क्यूबिट्स पे, तो जो आउटकम आया वो हमारे पास 0 0 0 1 4 अलग अलग आ रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में थे। स्टार्टिंग में हमारे पास जो बेसिस एलिमेंट है वही आ रहे हैं, बस ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर नीचे करना, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेकिन इसने ये नहीं किया कि 0 0 को 2 0 0 बना दिए, ऐसा कुछ नहीं किया है, मेंटेन करके रख रहा है। वो जो हमारे पास लेंथ ऑफ एरो होती है ना, उसको वैसे ही करके रखा है, उसको नहीं छेड़ा। इसका मतलब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है। 4 आउटकम ही हमारे पास आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 2 मेन पॉइंट्स हमें यहां से देखने को मिलते हैं कि 2 इनपुट इंफॉर्मेशन दी, 2 आउटपुट मिल गए, जैसा भी हमने किया। इंफॉर्मेशन बाय दिस गेट क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है फंक्शन इवेल्युएट करने में 0 और 1 पे, कि हम 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा।
उसमें हेल्प कर रहा है हमारा ये फंक्शन। टॉप क्यूबिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, अभी भी मैंने दिखाया था, यहाँ से x डाला था और x ही वापस मिल रहा था। इस तरीके से हम अपने सर्किट को बनाने वाले हैं। लेकिन हमारे पास मेन y का काम है। y यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा था अकॉर्डिंग टू दिस। ये फंक्शन कुछ ऐसे अप्लाई होता है, मतलब x का x बाहर, लेकिन यहां से हमें न्यू इन्फॉर्मेशन, यहां से हमें ट्रांसफॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम बताने वाले हैं एक ही वन गो में कि फंक्शन कांस्टेंट है या बैलेंस्ड है। लेट अस सी हाउ टू डू दैट। एंड अब सबसे ज्यादा मजेदार वाला पार्ट आता है, विच इज क्वांटम सर्किट। यहाँ पे मेन चीजें तो हमें अनलेयर होती दिखती है कि एक्चुअल क्वांटम कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से वर्क करने वाली है। यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन होता है, ये वही ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर का ही किस तरीके से फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर सके, प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग का टास्क होता है हमारे पास। और ऊपर हमारे पास है एक 0, यहाँ पे हमारे पास हम देने वाले हैं 1, ये एक हेडेमार्ट गेट है, और यहाँ पे एक हेडेमार्ट गेट है, और फंक्शनल इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे एक हेडेमार्ट। और ये हमारे पास इस सीक्वेंस में अगर हम गेट लगाएं तो हम एक ही क्वेरी में सॉल्व कर सकते हैं वो बैलेंस्ड और कांस्टेंट फंक्शन वाली प्रॉब्लम को। ये हमारे पास क्वांटम सर्किट जिससे हम इवैल्यूएट करने वाले हैं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है हमारे पास, ये मेजरमेंट वाले टूल हैं कि मतलब मेजर कर लेंगे इसके बाद। ये वाला ऐसे ही बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ से 1 डाला है 1 ही बाहर आ जाएगा। इस पे मेन देखना है हमें। लेट अस सी कि क्या होगा। पहले यहाँ पे कैसे है, ये यहाँ पे है 0 1 इस तरह से कुछ दिख रहे हैं। लेकिन जैसे मैं हेडेमार्ट गेट अप्लाई करता हूं तो हेडेमार्ट गेट अप्लाई करने का मतलब है 0 बन जाता है प्लस और 1 बन जाता है माइनस। अभी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, मतलब 1/√2 0 + 1, और दूसरा बन जाएगा 1/√2 0 - 1, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं तो बनेगा 1/2 0 0, अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं लिखना है, 0 1, तो 0 1, फिर 1 0 1 0, एंड लास्ट वाला 1 1, कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाने वाला है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप, ये तो मेन स्टेप है, हमें फंक्शन को इवैल्यूएट करना है। एक बार मैं थोड़ा सा याद दिला दूं अगर इतनी देर में भूल गए हो तो, ऊपर x है नीचे y है। हमने क्या करना है, x को वैसे ही बाहर निकाल लेना है। y वाले में मेन ये फंक्शन अप्लाई होता था कुछ इस तरीके से, y XOR ऑपरेशन f of x, कुछ इस तरीके से ऐसा ही करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम। चलो देखो, 1/2 पहले वाले को नहीं छेड़ना है, उसको ऐसे ही रहने दो। तो पहले वाला 0 दूसरे वाले में लगाओ, तो दूसरे वाले में हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 0 XOR f of I 0। ये y है, ये x है, ध्यान रखना। -0 ऐसे पहले वाले को ऐसे, दूसरे वाले में y XOR x, कुछ ऐसा बन गया। तीसरे वाला हमारे पास आ जाएगा 1 y XOR दिस, और फोर्थ वाला हमारे पास 1 XOR f of दिस। कुछ ऐसे से स्टेट्स बननी चाहिए थी। आई होप कि तुमने खुद भी लिख ली होंगी। तुम्हें एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, यहां मैं बच जाऊंगा, इसको 0 को हटा सकते हैं क्योंकि 0 का XOR इसके साथ करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस भी 0 को हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें एक और स्टेप में लिखना है, इसी में मत डालना वरना बड़ा वो अब अजीब सा हो जाएगा। नोट्स भी सुंदर लगनी चाहिए, तभी पढ़ने का भी मन करता है। तो इस तरीके से हमारे पास, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमने अभी अभी ये भी देखा, 1 मिनट, 0 0 कॉमन आ सकते, 1 1 कॉमन आ सकते, तो ये वाले काम तो कर लें। बचपन वाली 0 कॉमन लिया तो अंदर बचा f of 0 - 1 XOR f of this, और दूसरा बच जाएगा, अगर 1 को कॉमन ले लेंगे तो f of 1 कुछ ऐसे 1 XOR f of, ओ यहां कुछ गड़बड़ है क्या, यहां भी 1 आना चाहिए था, है ना, x भी 1 y भी 1, ठीक, कुछ इस तरीके से। हाँ अभी ठीक है। लेकिन अभी मैंने बताया था कि अगर एक 0 है तो दूसरे वाला 1 होगा। है ये क्या बोल रहे हो, कहने का मतलब अगर ये चीज हमारे पास 0 है तो यहां 0 पुट करोगे, 1 XOR 0 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 1 हुआ तो 1 XOR 1 ये 0 होता है। इसका मतलब अगर एक 0 है तो दूसरा 1 होएगा, पक्का गारंटी दे सकते हैं। तो किस तरीके से करें, अगर ये 0 हुआ ये 1 हुआ तो कुछ ऐसी सी स्टेट बन जाएगी, 1
मतलब इस पूरे को सॉल्व करके 1 आ जाए, कुछ ऐसी स्टेट बन जाएगी। अगर ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, तो कैसी स्टेट बनेगी? तो कुछ ऐसी सी स्टेट बन जाएगी। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या ही फर्क पड़ता है ना? माइनस कॉमन ही तो लिया, जस्ट माइनस का ही तो फर्क है। इसका मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/2 0, और इसको अंदर वाले को लिख सकता हूं -1 Fi, और अंदर बन जाएगा 0 - 1, कुछ इस तरीके से। अब अगर इसकी वैल्यू 0 हुई, एफ अगर ये 0 हुआ, तो -1 की पावर 0 कितना होता है? मतलब एनीथिंग रेज टू पावर 0 हमारे पास 0 ही होता है। अब इतना मत डीप चले जाना अभी के लिए, एनीथिंग बोल दिया, 0 की पावर 0 तो नहीं होता ना, वो तो नोट डिफाइन होता है, या ऐसी ऐसी चीजें। नहीं नहीं भाई नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, पहले ही बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी पढ़ चुके हैं, वो और डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास -1 की पावर एफ ऑफ, मतलब -1 की पावर 0 होगी तो वो 1 बन जाएगा, हमारे पास ये बचा। अगर हमारे पास ये 1 होता तो बाहर माइनस आ जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया कि माइनस कॉमन ले सकते हैं, है ना? अगर ये 1 होता, ये 0 होता, तो कुछ ऐसी सी स्टेट बन जाती, बट इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता था, तो ऐसा बनी, है ना? तो वही तो माइनस कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे वाले में भी हमारे पास बाहर 1 आना चाहिए था, +1, और ये बचेगा फिर से -1 की पावर एफ ऑफ, बस 1 बन जाएगी यहाँ पे, एफ ऑफ 1। अगर ये 1 हुआ तो 1 XOR 1 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हुआ तो 1 XOR 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस कॉमन यहां पे भी सेम ही होगा। वीडियो को पॉज करो, सोचने डिजर्व करती है ये एक थॉट देना इस पे तो, है ना? अगर इसमें से अब मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लूं, देखो ये ब्रैकेट और ये कॉमन आ रहे हैं, है ना? तो ये बच जाएगा 1/2, कुछ इस तरीके से। यहां हमारे ये ब्रैकेट हमारे पास कॉमन आ रही है, तो हमारे पास बचेगा -1 की पावर Fi ऑफ 0 0, प्लस -1 रेज टू पावर Fi ऑफ 1 1, और दूसरे वाला हमारे पास आ जाएगा 0, ये कॉमन आया है हमारे पास कुछ इस तरीके से। 1/√2, 1/2 को फिर से 1/√2 1/√2 अगर हम बना दें, तो कुछ ऐसी सी स्टेट में हम पहुंच गए, 1/√2 -1 Fi 0 0, प्लस -1 Fi ऑफ 1 1, और दूसरा बन जाएगा 1/√2 0 -1। हमने यहां से भेजा क्या था? ये 1 था, हमने एडमार्ड लगाया तो माइनस स्टेट बन गई, तो यहां से भी माइनस ही आनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने इस पे और कुछ किया ही, माइनस ही तो आ रही। देखो दूसरे वाला जो क्यूबिट है, जैसा भेजा वैसे वापस, कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले वाले पे फर्क पड़ेगा, और उसी का यूज करके मेरे को जो भी करना आगे करना है, बस पहले वाले पे फर्क पड़ेगा। अब हमें मेजरमेंट करनी है, मेन जैसा ये डाला था वैसे ही वापस आ गया, हालांकि इसकी हेल्प से ही तो अंदर ये जो भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए हैं, लेकिन हमें जैसा ये पुट करना था, इसको अनचेंज्ड वापस भी लाना था, वो हम ले आए, वो हमारा टास्क खत्म हो गया। अब हमारा ये वाला टास्क बचा, इससे क्या फायदा होगा अब हमें ये देखना है। अगर मान लो एफ, अब इसकी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। अगर मान लो Fi 0, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज अभी अभी मैंने बताई थी। अगर ये दोनों ही 0 हो, या ये दोनों ही 1 हो, तो ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। अगर मैं दोनों की जगह, लेट मी सी व्हाट आई एम डूइंग, इसकी जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं, इसकी जगह 0 पुट कर दूं, तो -1 की पावर 0 1 ही होता है, -1 की पावर 0 1 ही होता है। अगर मैं 1 पुट करूं तो यहां भी -1 बचेगा, यहां भी -1 कॉमन, तो ऊपर वाले में बचेगा 0, और नीचे वाले में बचेगा माइनस कॉमन लेके, ऐसा कुछ, है ना? और अगर ये हमारे पास f ऑफ 0 1 होता, f ऑफ 1 0 होता, f ऑफ 1 0 होता, f ऑफ 0 1 होता, तो फिर करके देखते हैं। f0 की जगह 1 पुट कर दो तो ये -1, ये +1, और माइनस कॉमन लेके ये बन जाता कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसमें पहले वाले इसमें 0 पुट कर दूं, इसमें 1 पुट कर दूं, तो ये बन जाएगा 0 1। वीडियो को पॉज करके सोचने की जरूर कोशिश करना प्लीज, हाईली रिकमेंडेड, ये जरूर करना। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहें तो कुछ ऐसा बन गया, ये 4 पॉसिबिलिटी आ गई ना अपने पास, यही तो हो सकता है फंक्शन, या यही तो 4 पॉसिबिलिटी अभी स्टार्टिंग में बताई थी, और आउटकम हमारे पास ये आ सकता है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमें एक और हेड मार्क लगाना है यहाँ पे,
है ना। ऊपर वाले में भी एक और हेड मार्क लगाना है, इन पे हेड मार्क लगाना, इस पे मैंने हेड मार्क लगाया तो ये बन गया प्लस स्टेट, इस पे मैंने हेड मार्क लगाया, बाहर के माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से वही वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहां जाके देखना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि ये जो बाहर का माइनस होता है इसे बोलते हैं ग्लोबल फेज। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अभी के लिए, लेकिन हाईली रिकमेंडेड इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। इस माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट अभी भी क्या है हमारे पास, प्लस स्टेट। माइनस साइन लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस माइनस से जस्ट कंफ्यूजन बढ़ेगी और कुछ भी नहीं कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्लस बिल्कुल अलग चीज है, ये तो एक नाम है। अगले वाले में माइनस माइनस स्टेट, फिर इस माइनस को हटा दो, ग्लोबल फेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लोबल फेज का मतलब होता है अगर इन दोनों में से किसी एक के पास माइनस है वो मैटर करेगा। अगर मान लो दोनों के पास माइनस था, मैंने कॉमन ले लिया माइनस, ये कॉमन लिए हुए का हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉमन लिए हुए का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी देखें तो -1 हेडेमार्ट गेट लगाते हैं। जैसे ही मैंने हेडेमार्ट गेट लगाया तो प्लस को क्या बना देता है, हेडेमार्ट प्लस को बना देता है। हेडेमार्ट लगाते भी मैं जस्ट पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं उनकी, यहां पे 0 बना देता हूं, इसको भी 0 बना देता है। हेडेमार्ट इसको 1 बना देता है, इसको भी 1 बना देता है। दैट इज इट, खत्म हो चुका हमारा। इसका मतलब मैंने इनपुट के तौर पे यहां से डाला 0, ये तो मैं यहां पे तो मैं 1 डाल ही रही, तो फिक्स है, ये वाला 1 तो फिक्स है। मैं इसको देख रहा हूं, अगर मैंने एक इनपुट यहां से जो डाला है, अगर मैंने यहां से डाला 0, आंसर में मुझे मिला 0, तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, गारंटी दे दी हमने, क्योंकि देखो कांस्टेंट में ही तो आ रहा है 0 प्लस और उसका 0। और अगर मैंने इनपुट डाला होता 0, मेरे को आंसर मिल, अरे यही 4 पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, और 4 की भी 2 ही रह गई अब, है ना। अगर मैंने 0 डाला मुझे आंसर 0 मिला तो वो पक्का कांस्टेंट फंक्शन होगा। मैंने 0 डाला आंसर वो मुझे 1 मिला, इसका मतलब वो पक्का बैलेंस फंक्शन होगा। खत्म हो गई बात, एक क्वेरी से हमने बता दिया, सिस्टम को दोबारा नहीं चलाना पड़ा। और ऐसे हम आगे जाके देखेंगे भाई, सिर्फ एक क्वेरी की जरूरत होती है जब हम डेविड मतलब डॉयच जॉट्स, तो 1 मिनट रुको, एक तो नेम भूल जाता हूं मैं कभी कभी, चश्मा नहीं मिल रहा एक तो अपना, डॉयच जॉट्स एल्गोरिथम। जब हम इस पे नेक्स्ट में जाने वाले हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी दोबारा आएगी, हमें पता लगेगा कि इट इज वर्थ टेकिंग रिस्क। हाँ ऐसा ही कुछ होता है इंग्लिश में, क्या ये रिस्क लेना अच्छी बात है या नहीं है वो बताना है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं और तुम्हें टाटा बाय बाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, उससे पहले एक बात सुनो। अगर मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है, मैंने उसको उछाला, हाइड आएगा टेल, रैंडम, ठीक है, मैंने दूसरी बार उछाला फिर भी टेल आ गया, मान लो पहले में टेल आया, दूसरे में टेल, तीसरी बार टेल, फोर्थ टाइम टेल, फिफ्थ टाइम टेल, 500 बार आ गया, क्या तुम 501वीं बार बता सकते हो कि वो हाइड आएगा टेल? नहीं, नहीं बता पाएंगे, रैंडम ही तो है, क्योंकि आ सकता है। लेकिन फिर जरा ये बताना कि वो सिक्का असली था या डबल हेडेड था, क्या आप तो दोनों ही साइड टेल हो, कैसे बता पाओगे? ध्यान से सोचना, बड़ी गहरी प्रॉब्लम है, इसका आंसर मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जब डॉयच जोट्स एल्गोरिथम के साथ आने वाला हूं। मेरे को तो बड़ा मजा आया ये वीडियो बना के, और अब ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा बताने को मिलेगा। इसके बारे में सोचना, अगर 500 बार एक सिक्के को उछाला है, अगर तुम नहीं बता पा रहे कि 501वीं बार हेड है या टेल है, तो वो सिक्का सही भी है या नहीं, वो कैसे बताओगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।